شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है और डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में डिफरेंट क्यों होते हैं। यानी तमाम एलिमेंट्स एक ही तरह के क्यों नहीं हो सकते। यानी ऐसा क्यों नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन सारे जो दोनों एलिमेंट हैं वो क्या है, एक जैसे हों। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ऐसा क्यों नहीं होता। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एटम के स्ट्रक्चर को फाइंड करने में साइंटिस्ट ने किस तरह से एफर्ट्स पुट की और किस तरह से हमें एटम का स्ट्रक्चर मालूम हुआ। आज हम इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे और कल इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्स और देयर डिफरेंसेस। यानी एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में डिफरेंट क्यों होते हैं। यानी बिलफर्ज एक एटम हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक एलिमेंट कार्बन का है, तो ये दोनों एक जैसे क्यों नहीं होते, ये मुख्तलिफ क्यों होते हैं। इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि एलिमेंट्स का जो पहला डिफरेंस होता है वो होता है स्टेट का डिफरेंस। कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स होती हैं और कुछ क्या होती है, गैस स्टेट में होती है। उसके बाद अगली बात यह है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं, मुनफरिद होती हैं, उनकी अपनी ही होती हैं। वजह क्या होती है, क्योंकि उनमें जो एटम्स होते हैं उनकी बेस पे फ़र्क होता है। यानी जो एटम्स जुड़ के एलिमेंट्स को बना रहे हैं वो एटम क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए वो एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं जी, मुख्तलिफ होते हैं। पहला फ़र्क क्या था, स्टेट का। दूसरा फ़र्क कहाँ पे आया, एटम्स का। यानी जिन एटम्स के जुड़ने से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट बना है वो एटम्स मुख्तलिफ थे, इसलिए वो एलिमेंट भी क्या थे, मुख्तलिफ थे। इसको आप आसान अल्फाज में समझ लें कि नमकीन पानी जो होता है वो नमकीन टेस्ट क्यों देता है, क्योंकि इसमें कौन सा चीज़ ऐड की है हमने, नमक को ऐड किया हुआ है। जबकि जो स्वीट वाला वाटर होता है, मीठा पानी मीठा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमने चीनी को ऐड किया हुआ है। इसी तरह से एलिमेंट्स मुख्तलिफ क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें जिन एटम्स ने उनको बनाया है वो एटम क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पे याद रहे ये बात कि जो मीठा पानी की मिसाल दी है या नमक वाले पानी की मिसाल दी है, ये सिर्फ मिसाल है। नमक कोई एटम नहीं होता, ना ही कोई एलिमेंट होता, बल्कि पूरा कंपाउंड होता है। लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एलिमेंट्स का मुख्तलिफ होना इस वजह से होता है क्योंकि उनमें जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। अगली बात देखिए जी, सल्फर की बात करें तो सल्फर जो होता है वो गोल्ड और ब्रोमीन से क्या मुख्तलिफ है। इसी तरह आयरन की बात करें तो आयरन क्या होता है, एक हैवी मेटल है, भारी वाला मेटल है। जबकि एल्यूमिनियम और जिंक क्या है, हल्के मेटल्स हैं। इसी तरह हम बात करें जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लस्टरियस होते हैं, यानी उनकी चमक होती है। मेटल्स जितने भी एलिमेंट्स हैं ना मेटल वाले, वो क्या होंगे, हमेशा कोई ना कोई चमक होगी उनकी। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें नॉन मेटल्स की, जैसे कि सल्फर है, कार्बन है, तो ये क्या होते हैं, डल होते हैं। यानी इनका कोई प्रॉपर चमक वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, मध्यम से स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल डल या बेरौनक स्ट्रक्चर होते हैं इनके। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं हम कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे फाइंड किया गया था। ठीक है, तो आइडिया जो एटम का था ना वो सबसे पहले किसने दिया था, डेमोक्रिटस ने दिया था। और याद रखें डेमोक्रिटस क्या था, फिलासफर था। और फिलासफर को आपने इस बात को भी समझना है कि फिलासफर कोई साइंटिस्ट नहीं होता। साइंटिस्ट बनता है लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करने से, चीज़ों को वेरीफाई करने से, उसके बाद कोई अपनी बात को आइडिया देने की, उसको बोलते हैं साइंटिस्ट। लेकिन जो फिलासफर होता है ना वो कोई वेरिफिकेशन करेगा ये ज़रूरी नहीं होता, बल्कि फिलासफर का काम सिर्फ ये होता है कि अपनी अकल के घोड़े दौड़ाकर, अकल को इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ का रिजल्ट निकालना, किसी भी चीज़ के बारे में कोई फाइंडिंग्स देना। ठीक है, तो ये फिलासफर का काम होता है। फिलासफर लैब में जाके या किसी भी प्रॉपर माहौल में जाके चीज़ों को वेरीफाई नहीं करता। बाज़ औक़ात कर भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन साइंस हमेशा क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। तो इसलिए साइंटिस्ट में और फिलासफर में फ़र्क है। तो फिलासफर था डेमोक्रिटस, उसने क्या कहा, उसने कहा कि जितनी भी चीज़ें हैं ना इस दुनिया में वो किससे मिलके बनी है, एटम से मिलके बनी है। यानी बिलफ़र्ज़ हम किसी भी चीज़ को तोड़ते जाएँ, एक वक़्त आएगा हम उसको मज़ीद नहीं तोड़ पाएँगे, क्योंकि वो अपनी क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट पार्ट में टूट चुकी होगी।
यानी हम जितना उसको तोड़ सकते थे वो उतने हमने तोड़ दिया। अब हम मज़ीद उसको नहीं तोड़ पाएंगे, तो उस सिचुएशन को, उस स्टेट पे कि जब आप किसी चीज़ को फर्दर नहीं तोड़ पाते, नहीं डिवाइड कर पाते, उसको डेमोक्रेटस ने क्या कहा जी कि ये क्या है, एटम है। यानी उसने बोला कि एटम क्या है, इनडिवाइजिबल है, यानी एटम को हम तकसीम फर्दर नहीं कर सकते। और ये वो चीज़ होती है जिनके मिलने से क्या होता है जी, कोई भी बड़ी चीज़ बन जाती है। अब इसकी मिसाल आप ऐसे लें, आप लोगों ने बिल्डिंग्स तो देखी होंगी। बिल्डिंग में क्या होता है कि एक ईंट, फर्ज कर लें एक ईंट क्या है, हमारी एक एटम है। अब काफ़ी सारी ईंटें या ब्रिक्स जो होती हैं वो जुड़ती हैं तो क्या होता है, पूरी बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरह से एटम्स के जुड़ने से क्या होता है, पूरे कोई ना कोई चीज़ बन जाती है, मैटर बनती है। इसलिए हम बोलते हैं कि एटम क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, जिससे क्या होता है, कोई भी चीज़ आगे बनती है। अब देखें ज़रा एटम के स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी क्या किया, डेमोक्रिटस के बाद अ, अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, तजर्बात किए, चीज़ों को वेरीफाई किया कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। हाँ जी, पहले कौन था, फिलासफर था, कौन, डेमोक्रिटस। ये कहाँ का था, यूनान का था। लेकिन अब जिसकी बात कर रहे हैं ना, जॉन डाल्टन, ये कौन थे, साइंटिस्ट थे। तो इस बात को आपने समझना है। ये साइंटिस्ट क्यों थे, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया। साइंस किसको मानती है, एक्सपेरिमेंटल वर्क को मानती है। ठीक है जी। उसके बाद देखें, 19वीं सदी के आखिरी अशरे में, यानी 1890 के बाद का जो दौर था, उसमें क्या हुआ जी, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर क्या, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी, हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखें, डिस्चार्ज ट्यूब में होता क्या है कि आप प्रेशर को, गैस को फिल करते हैं। ग्लास की ट्यूब होती है, शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है, उसमें आप गैस को फिल करते हैं, लेकिन प्रेशर उसका क्या रखते हैं, बहुत कम रखते हैं। फिर उसमें से करंट पास करवाते हैं और उससे डिफरेंट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड किया गया था इसमें, हमारे साइंटिस्ट ने। इसको हम इंशाल्लाह कल और परसों के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था, इससे हमने क्या क्या फाइंड किया, प्रोटॉन को फाइंड किया, साथ ही साथ हमने और किसको फाइंड किया जी, इलेक्ट्रॉन को भी फाइंड किया। अब ये जो हमारे स्टार्ट के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट थे, इनमें ये दोनों चीज़ें फाइंड हुई थी, न्यूट्रॉन फाइंड नहीं हुआ था। न्यूट्रॉन जो था वो हमारा बाद के प्रोसेस में फाइंड हुआ था। उसके बाद देखें, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये क्या होता है, साइंटिस्ट पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट रिड्यूस्ड प्रेशर। यानी उन्होंने क्या किया, गैस में से करंट को गुजारा, लेकिन प्रेशर क्या रखा, बहुत कम रखा। अब इस चीज़ में परेशानी होना कि ये क्या होता है, इंशाल्लाह हम कल बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद देखें, इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या क्या डिस्कवर हुआ। सबसे पहले तो ये डिस्कवर हुआ कि जो एटम्स थे ना, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं रहे। याद करें, हमने डेमोक्रिटस की बात सुनी, उसने क्या बोला था कि एटम क्या है, इनडिवाइजिबल होता है, यानी हम उसको तकसीम नहीं कर सकते, उसको एटम को मज़ीद छोटा नहीं कर सकते। लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ साबित हुई कि हम एटम को मज़ीद छोटा कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने एटम के मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स, जिन्हें हमने क्या बोला, सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाइंड कर लिए थे। कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इस बेस पे ये चीज़ साबित होगी कि भाई सिर्फ एटम सबसे छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि एटम को भी तोड़ के हम उससे भी छोटी चीज़ों को निकाल सकते हैं, जैसे कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात जनाब गलत साबित होगी डेमोक्रिटस की कि एटम क्या है, इनडिवाइजिबल है, बल्कि हम एटम को तोड़ सकते हैं। अगली बात देखें कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने क्या किया, उस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट्स होती हैं, एक पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, दूसरी पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, तो ये जो कैथोड रेज थी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने किस तरफ मूवमेंट शो की, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब हमें पता है कि अट्रैक्शन जो होती है वो किसकी बेस पे होती है, अपोजिट चार्जेस की बेस पे। यानी अगर बिलफर्ज एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ भी पॉजिटिव है, तो क्या होगी, रिपल्शन होगी, ये दूर दूर भागेंगे। इसी तरह एक तरफ नेगेटिव है, दूसरी तरफ भी क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ भी क्या होगी, रिपल्शन होगी। लेकिन अगर एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ क्या है, नेगेटिव है, यानी अपोजिट होंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, दोनों क्या होंगे, करीब करीब जाएंगे एक दूसरे के। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा, तो हमने ये देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन किस सिमत में जा रहे थे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो उससे हमने गैस किया कि इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन पे उसका उल्ट चार्ज होगा। तो वो कौन सा था, नेगेटिव। तो इससे साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या था,
नेगेटिव था। अब इसी तरह प्रोटॉन का चार्ज भी हमने ऐसे फाइंड किया कि जब हमने प्रोटॉन को देखा तो वो किस सिमत में जा रहे थे, नेगेटिव प्लेट की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे। हमने उससे अंदाज़ा लगाया कि भाई चूंकि जो प्रोटॉन है ये किसकी तरफ जा रही हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्शन को शो कर रही हैं। जब ये नेगेटिव प्लेट और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन हो रही है तो हमें ये भी पता है कि अट्रैक्शन किन के बीच होती है, अपोजिट चार्जेस के बीच होती है। जब ये नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पक्की बात हमें समझ आ गई कि भाई अगर ये जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ तो खुद क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्योंकि जाहिर बात है अगर अट्रैक्शन होनी है तो चार्ज किसके बीच होनी है, अपोजिट के बीच में होनी है। तो इससे हमें ये भी साबित हो गया भाई कि प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और उसके बाद आज का बेटे अभी तक हमारा इतना ही टॉपिक है। हम इंशाल्लाह कल तफसील से पढ़ेंगे कि थॉट रेस, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड किए गए, प्रोटॉन कैसे फाइंड किए गए। तो आज के लिए बस हमारा इंट्रो था और इसका ओवरव्यू आपने देख लिया एटम के स्ट्रक्चर का। अब ये है आपके टॉपिक का आज का उर्दू मफहूम, जिसको आप समझ सकते हैं। अगर आपको समझने में दुश्वारी हो रही है इंग्लिश में तो आप इसको उर्दू में समझ सकते हैं। और उसके बाद ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टॉपिक से आ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।